So students, welcome back to the rise of nationalism in Europe, and this section will start from Napoleon. Okay, so as you have learned already in French Revolution that Napoleon, he took the advantages of the weak directory, in France, and he declared himself as Emperor of France in 1804. और फिर पावर में आते ही नेपोलियन ने एक कुछ रिफॉर्मेशंस इंट्रोड्यूस किए. इट्स नोन एज नेपोलियनिक कोड एज वेल एज सिविल कोड ऑफ 1804. ठीक है, और इसमें पता है इसने क्या किया? ही स्टॉप द बर्थ प्रिविलेजेस व्हिच वर बेस्ड ऑन बर्थ. देन ही introduced equality before law, and afterwards right to property was reintroduced. Okay, right to property was restricted by the Jacobins. उसमें ना सीलिंग लगा दी गई थी कि आप इससे ज्यादा प्रॉपर्टी आप होल्ड नहीं कर सकते. बट नेपोलियन व्हेन ही केम टू पावर व्हाट ही डिड, ही रीइंट्रोड्यूस्ड वी कैन से राइट टू प्रॉपर्टी. एक और चीज है स्लेवरी से रिलेटेड. इट वाज नेपोलियन हु अगेन रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी इन फ्रांस. Slavery was initially, we can say, abolished by the Jacobins. That was in 1994, and then it was reintroduced in 1804 by Napoleon, and finally it was abolished in 1848 when France became republic again. ठीक है, अब आप देखो जब नेपोलियन के स्टेप्स को देखो तो इसमें आपको कुछ सही चीजें भी दिखेंगी. जैसे राइट टू प्रॉपर्टी के पीछे उसका मकसद था कि जो बिजनेस क्लास है, ट्रेडर्स है, they are paying lot of tax and we should ensure them क्योंकि tax maximum वहाँ से आ रहा है. Equality before law was good enough. Birth privileges खत्म करना, that was already to ensure equality, you can say. Then he abolished the feudal system also. Feudal system is basically landlord system, जमींदारी व्यवस्था. ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि he simplified the administrative divisions also. आप देखोगे इसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए. उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड. कॉमन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो आप अगर नेपोलियन के इन स्टेप्स को आप देखो, यहाँ पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाना मतलब अब सभी को लिबर्टी देना. एनीबडी हु वांट्स टू कम इन द फील्ड ऑफ ट्रेड इन एनी आइटम, दे वर मोस्ट वेलकम. सो ठीक है, गिल्ड्स आपने पढ़ा हुआ है, मोनोपोली राइट्स किंग्स दे देते थे कुछ ट्रेडर्स को, और नए ट्रेडर्स उस आइटम में ट्रेड नहीं कर पाते थे. आपने द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इसको पढ़ा हुआ है. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इम्प्रूव्ड फॉर द सेक ऑफ ट्रेड. देन कॉमन करेंसी भी हमने बात करी थी, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द सेक ऑफ ट्रेड. ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो नेपोलियन ने लिए. डन. एंड नेपोलियन इज वेल नोन फॉर हिज एक्सपेंशनिस्ट मिशन. नेपोलियन का ने एक सपना था कि मुझे पूरे यूरोप पे राज्य करना है. सो फाइनली क्या है, ही वेंट फॉर हिज एक्सपेंशनिस्ट मिशन. और जब ये आसपास के रीजन्स को कैप्चर करते थे ना, तो वहाँ के लोकल लोग बड़े खुश होते थे. दे इनिशियली यूज्ड टू वेलकम द फ्रेंच आर्मीज, क्योंकि उनको लगता था कि जो फ्रेंच आर्मीज आएंगी ना तो हमारे किंग को हटाएंगी, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनेगी. सो दैट वाज देयर थिंकिंग एट दैट टाइम. बट जब फ्रेंच आर्मी आती थी, किंग को हटाती तो थी, बट वो उन्हें हम कहें तो कोई लिबर्टीज नहीं देती थी, उन्हें कोई राइट नहीं देती थी, वहां डेमोक्रेसी नहीं एस्टैब्लिश करती थी, वो नेपोलियन का रूल एस्टैब्लिश होता था. तो लेटर व्हाट हैपेंड, द पीपल वर डिसअपॉइंटेड. ठीक है, क्योंकि अब उन्हें कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रहा. ठीक है, टैक्सेस वर इंक्रीज्ड ऑन देम, and then there was forced recruitment of local people in French army. For what? For French expansionist missions, ठीक है. अब आप सोचो जो लोकल लोग हैं वो फ्रेंच आर्मी में क्यों जाएंगे, क्यों वो किसी दूसरे देश में जाकर लड़ेंगे, वो भी फ्रांस के लिए. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस व्हाट हैपेंड, द लोकल पीपल दे गॉट डिसअपॉइंटेड. ओके, और अगर हम नेपोलियन की बात करें तो उसने यूरोप का काफी बड़ा रीजन कैप्चर किया, जैसे होल ऑफ जर्मनी, बेल्जियम, नार्दर्न इटली, पोलैंड, काफी बड़ा रीजन है. और जर्मनी तो इतना बड़ा रीजन है, अगर आप देखो तो जर्मनी को जब इसने कैप्चर किया तो ही डिवाइडेड इट इनटू द कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, और ये एक अच्छा स्टेप है. जैसे अगर आप चंडीगढ़ को देखो तो यहाँ पर इट इज डिवाइडेड इन सेक्टर्स. ठीक है, हम शहर को वार्ड में डिवाइड करते हैं ना, फिर हर वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में. तो सिमिलरली हियर इट वाज डिवाइडेड इन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी बना दिया गया
कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देखे ऑन द बिहाफ ऑफ नेपोलियन एंड द रिपोर्टिंग इज टू नेपोलियन. So this kind of system was developed, although this is very systematic system, we have to agree to that. Then the European powers, they were quite unhappy with this because even they were insecure also कि अगर उनका region जो है capture कर लिया नेपोलियन ने तो उनकी तो kingship खत्म हो जाएगी, या उनके देश में radicals ने revolt कर दिया तो kingship खत्म हो जाएगी. तो जो European powers है ना, mainly it was Britain, Austria, Prussia and Russia. आप इसकी एक मेमोनिक बना सकते हो बापरे, BAPR, जिसमें B फॉर ब्रिटेन, A फॉर ऑस्ट्रिया, P फॉर प्रुशिया, R फॉर रशिया. इन चारों नेशन ने आपस में अलायंस किया नेपोलियन के खिलाफ एंड फाइनली नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द फेमस बैटल दैट्स नोन एज बैटल ऑफ वाटरलू. ठीक है, ये जगह बेल्जियम में है और नेपोलियन यहाँ पे डिफीट हुआ. उसके बाद एक ट्रीटी भी इंपोज की गई नेपोलियन के ऊपर. दिस इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना. ओके, this treaty was imposed by the Austrian Duke, that is Duke Metternich. Kindly remember this name because Duke Metternich is a famous name in European history. If you talk about the 19th century history of Europe, so Duke Metternich is a very famous name. ठीक है, इसके बाद आप देखोगे जो नेपोलियन है, आप देखोगे कि धीरे इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई आफ्टर दिस बैटल. इसके सारे रीजन्स जो इसने कैप्चर किया वो उसके हिस्से से चले गए. ठीक है, एंड the conservatives, you know, they realize now कि अब जो changes नेपोलियन ने initiate किए हैं actually, ठीक है, तो वो कुछ अच्छे decisions थे. They appreciated some of the decisions taken by Napoleon, you know. तो जो new conservatism after 1815 आया, ठीक है, इन्होंने नेपोलियन के modernization से, administration से कुछ lessons भी लिए. Although नेपोलियन को इसके बाद exile पर भेज दिया गया था in an island that's known as St. Helena Island. It is in Atlantic Ocean to the northwest of Africa. Okay, तो वहाँ पर 1821 में नेपोलियन की डेथ भी हो गई थी. ठीक है, तो पर नेपोलियन के जो मेजर्स थे वो अप्रिशिएट किए गए, जैसे 39 कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, या फिर कस्टम ड्यूटीज एबॉलिश करना, कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस करना, इकोनॉमिकली बाइंडिंग द नेशन. सो दीज वर द डिसीजंस व्हिच वर अप्रिशिएटेड. ओके, तो उसको इन्होंने अडॉप्ट भी किया. ठीक है, दे अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मॉडर्न आर्मी, effective bureaucracy, dynamic economy, and then even abolition of feudalism also. Okay, then alliance of BAPR, जैसे मैंने कहा बापरे भी आप बोल सकते हो, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया. ठीक है, इन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट किया एंड फाइनली ड्यूक मेटरनिक ही होस्टेड अ ट्रीटी दैट्स नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना. वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया. तो वहां पर सारे डेलीगेट्स आए और नेपोलियन के साथ कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ. ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना के अगर आप प्रोविजंस देखो तो बोर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड इन फ्रांस. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे अगर आपको याद हो, द लास्ट किंग ऑफ फ्रांस वाज लुइस 16. लुइस 16 का एक कजन था दैट वाज लुइस फिलिप. लुइस फिलिप को यहाँ का किंग बना दिया गया. ठीक है, नेपोलियन सेंट ऑन एग्जाइल टू सेंट हेलेना आइलैंड. अगर आप ट्रीटी ऑफ वियना के प्रोविजंस देखो तो फ्रांस लॉस्ट ऑल द टेरिटरीज व्हिच दे हैड कैप्चर्ड. ठीक है, अर्लियर अंडर नेपोलियन. ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस. एक बफर स्टेट्स क्रिएट किया गया फ्रांस के चारों ओर कि फ्यूचर में फ्रांस कोई भी एक्सपेंशनिस्ट मिशन नहीं कर पाए. ठीक है, इसके बाद आप देखोगे बेल्जियम, यू नो, बेल्जियम वाज कैप्चर्ड बाय नेपोलियन. अब बेल्जियम को क्या नीदरलैंड के साथ मर्ज कर दिया गया. उसके बाद प्रूशिया को वेस्ट की टेरिटरीज दे दी गई. देन ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली क्योंकि वो ऑस्ट्रिया के साउथ में है नॉर्दर्न इटली, तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर में चला गया नॉर्दर्न इटली. फिर आपके जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, यू नो, दिस वाज लेफ्ट अनटच्ड. इसको टच नहीं किया गया, इसको ऐसे ही रहने दिया गया. क्यों? क्योंकि ये जो डिसीजन था ना नेपोलियन का, इट वाज अप्रिशिएटेड बाय द यूरोपियन पावर्स. ये एक अच्छा डिसीजन है. ऑल्दो अब ये जो कन्फेडरेशन है दैट इज रिपोर्टिंग टू द किंग ऑफ प्रूशिया, तो ये प्रूशिया के डोमिनेशन में गया, बट सिस्टम एज इट इज था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ठीक है, देन रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड. पोलैंड रशिया को दे दिया गया एंड प्रूशिया आल्सो गॉट सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ सैक्सनी. ठीक है, सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना. और अगर हम ड्यूक मेटरनिक की बात करें, यू नो, ड्यूक मेटरनिक का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है और ये हर स्टेट के एनटीएससी में आ चुका है. क्या है? व्हेनेवर फ्रांस sneezes, the rest of Europe catches cold. अब इसका मतलब है कि फ्रांस जब जब छींकता है
पूरे के पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में कोई रिवॉल्यूशन होता है तो यूरोप के अलग अलग किंगडम्स की पब्लिक मोटिवेट हो जाती है, अच्छा इन्होंने अपने किंग को एग्जीक्यूट कर दिया, हम भी करेंगे। अच्छा इस बार किंग को इन्होंने भगा दिया, हम भी भगाएंगे। तो बेचारा आसपास के किंगडम का किंग डरा हुआ है कि रिवॉल्यूशन फ्रांस में हो रहा है, दिमाग मेरी पब्लिक का खराब हो रहा है। ओके, सो ये आपको दिखा सकता है कि किंगशिप जो है आसपास के रीजन की वो फ्रांस के रिवॉल्यूशन से कितनी घबराई हुई थी। ठीक है, इसके बाद लेटर ऑन इन फ्रांस अगर आप देखो तो 1830s फ्रांस पे काफी इकोनॉमिक हार्डशिप आई, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस क्रॉप फेलियर हुआ। 1848 देयर वाज अ फूड शॉर्टेज ऑल्सो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर आपको पता है कि इफ देयर इज rise of poverty beyond a limit, what happens? The public they start revolting. You know, अगर पॉवर्टी बियॉन्ड लिमिट बढ़ जाएगी ना तो उस सोसाइटी में सिविल वॉर हो जाता है, क्योंकि पीपल दे विल स्टार्ट राइटिंग फॉर सर्वाइवल। तो व्हाट हैपेंड, पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑन रोड। अब जो लुइस फिलिप है यहाँ का किंग, उसके एडवाइजर्स ने उसको सलाह दिया कि भाई पब्लिक तो बहुत गुस्से में है और पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। लास्ट किंग यू नो ही वाज एग्जीक्यूटेड, लुइस 16। सो द किंग वाज क्वाइट एंशियस, वो डर गया एंड ही फ्लेड अवे, देश छोड़कर ही भाग गया। अब आप देखो जो किंग है वो देश छोड़कर भाग गया, तो अब क्या होगा? तो इन लोगों ने फिर से फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ रिफॉर्मेशंस भी किए गए, जैसे सफरेज राइट्स वाज गिवन टू ऑल अडल्ट मेल्स नाउ। Again, right to work was ensured and national workshops were conducted for employment. Employment opportunities were created for youngsters. So this is all about France. तो 1848 में ये इंसिडेंट हुआ, डू रिमेंबर। तो 1848 भी है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री एंड इट इन्फ्लुएंस द होल ऑफ यूरोप। ठीक है, और हमने स्टार्ट भी फ्रेडरिक सोरो का किया था 1848 से, जब उसने वो पेंटिंग बनाई। ठीक है ना, इसके बाद आप देखो what did liberal nationalism stand for? अब ये क्या है, what is liberal nationalism? You know, liberal word has been derived from a Latin word liber which means free, जहां पर आपके पास कुछ certain rights हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, for the new middle class liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law। जब हम liberalism की बात करते हैं तो obviously हम यही बात करते हैं ना कि सबको equality मिले। ठीक है, everybody should be free to express their ideas, their we can say freedom of expression should be there. Politically अगर हम liberalism की बात करें तो it emphasizes the concept of government by consent। अगर हम political sphere में liberalism की बात करें तो इसका मतलब क्या है, government which is selected by the people और elected by the people। तो जो people के consent से government बन रही है। और economically हम इसकी बात करें तो इसका भी मतलब है, ठीक है, अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करो तो आपको पता है कि लिबरलिज्म मींस एंड ऑफ ऑटोक्रेसी and a new republican government। ठीक है, and 19th century liberals also stressed on the restrictions of private property कि private property में restriction हो कि आप इससे ज्यादा private property hold नहीं कर सकते, and this was to avoid the concentration of property in few hands। ठीक है, और इसके बाद आप देखो, अगर हम इसकी contradictions अगर आप देखो तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। आप देखोगे कि कुछ जैसे फ्रांस में भी है कि प्रॉपर्टी मेन दे वर नॉट इन फेवर ऑफ इक्वालिटी। अगर आपको याद हो, दोज हु वर इन ब्रैकेट ऑफ हाईएस्ट टैक्स पेयर्स ओनली कुड बिकम इलेक्टर। तो ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेशंस चल रहे थे। फिर रिवोल्यूशनरी फ्रांस में भी अगर आप देखो तो जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ तो राइट टू वोट सबको नहीं मिला, इट वाज ओनली गिवन टू द टैक्स पेइंग मैन। जो गरीब we can say poor men है जो टैक्स नहीं पे करे, they didn't got right to vote, women they didn't got right to vote, है ना। then men without property they didn't got right to vote, women didn't got right to vote, उन्हें political rights नहीं मिले। ठीक है, कुछ समय के लिए जब जैकोबिन्स आए थे तो जरूर all the males got voting rights, पर फिर डायरेक्टरी रूल आया, फिर से वोट जो है वो प्रॉपर्टी मैन के हाथ में चली गई, है ना। जब नेपोलियन वापस आया तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि वुमेन को इक्वालिटी तो मिली नहीं, स्टिल दे वर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ देयर फादर। ठीक है ना, एंड हस्बैंड्स। एंड अगर हम पूरे 19th सेंचुरी की बात करें तो जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन है ना, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि सारी राइट्स आप प्रॉपर्टीड मैन को ही क्यों दे रहे हो। ओके, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या है
कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस है मार्केट पर, जैसे कस्टम ड्यूटीज हैं, ड्यूज हैं, आपने एबॉलिश कर दी, करेंसीज कॉमन कर दी, फ्री ट्रेड कर दो आप, तो दिस इज ऑल लिबरलिज्म, यू नो, जहां पर फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स एंड गुड्स हो रहा है. ओके, and during the 19th century this was a strong demand for the, we can say, of the emerging middle class. They were demanding free trade, you know, and यहाँ पर आप जर्मन स्पीकिंग रीजन का एग्जांपल भी ले सकते हो बच्चों. जैसे आप देखो, नेपोलियन ने अपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए जिसमें उसने छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज को, जब जर्मनी को कैप्चर किया तो 39 कन्फेडरेशन में डिवाइड किया. ठीक है ना, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में डिवाइड किया. व्हाई? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ हो जाए. ओके, करेंसीज हैं, वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया. क्यों? क्योंकि ट्रेड इजी हो जाए, स्मूथ हो जाए. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर, कि हम वी आर ट्राइंग टू बाइंड द नेशन ऑन इकोनॉमिक बेसिस. इसे आप इकोनॉमिक बाइंडिंग ऑफ द नेशन भी कह सकते हो. ठीक है, अब आप देखो एक एग्जाम्पल है. अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू नर्मबर्ग to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. तो आप सोचो, जो उसकी कमोडिटी है, अगर वो 11 पॉइंट्स पर 5% टैक्स पे कर रहा है, कस्टम ड्यूटी, उसकी प्राइस कितनी बढ़ जाएगी, है ना. तो ये सारा अबॉलिश करने से ट्रेड स्मूथ हो गया. अब ट्रेड भी रुक रुक के बढ़ रहा है. अदरवाइज अब क्या है, जब आपने कस्टम ड्यूटी हटा दी तो ट्रेड फ्री हो गया, है ना, स्मूथ हो गया, फास्ट भी हो गया. ठीक है. So, Zolliverin, I would like to explain you about Zolliverin also. You know, in 1834, a custom union, which is also known as Zolliverin. Zolliverin is actually a Prussian word. It was formed on the initiative of Prussia. ठीक है, जिसमें इन्होंने कोशिश की प्रूशिया और जर्मनी के सारे स्टेट्स को एक साथ बाइंड किया जाए. तो जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे वो हटा दिए गए, कस्टम ड्यूटीज हटा दी गई. करेंसीज पूरे रीजन में अगर आप देखो तो 30 करेंसीज थी, तो उन सारों को एबॉलिश कर दिया गया. 30 से घटाकर 2 कर दिया गया, आप देखो. ठीक है. एंड देन द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, यू नो, रेलवेज एंड रोड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ टू प्रमोट ट्रेड. सो दीज वर सम गुड स्टेप्स व्हिच वर टेकन. And the wave of economic nationalism, you know, it strengthened the wider national sentiments going at that time. तो ये जो steps हैं, आप कह सकते हो कि they played very important role in economically, we can say, binding the nation. Okay, and ये आप सोर्स में भी पढ़ सकते हो. There is an statement given by a professor of economics in Germany in 1834. His Frederick List, you know, the aim of the Zolliverin is to bind the Germans economically into a nation. Done. It will strengthen the nation materially as much by protecting its interest externally and stimulating its internal productivity also. तो आप कह सकते हो कि I hope you understood what is liberalism in economic sphere and how these decisions, they economically binded the whole of nation. Okay, so this is all for students today for our lecture. It will be continued in the next lecture also. Fine. So thank you very much.